Hey guys, hi everyone. Good afternoon, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है of chapter number 1 introduction to income tax of this regular batch for May and September 2025. Let's get going with today's session with a quick recap of what we did into the preceding session, guys. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज, क्योंकि हर रोज आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. तो लेट्स गेट गोइंग. हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या किया था? पिछले सेशन में इट वाज ऑल अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रेट्स ऑफ टैक्सेस, जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉटरी, अलग अलग तरीके के सिनेरियोज करे थे. और उसमें एक डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज द 23rd जुलाई 2024. व्हाई? क्योंकि इस दिन हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था और उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए थे गाइस. ओके, तो फर्स्ट वी विल हैव अ क्विक रिकैप एंड देन वी आर गोना मूव फॉरवर्ड. हाय उज्जवल, गुड आफ्टरनून बेटा. हाँ जी, आ जाओ भाई. Incomes which are taxable at a specific rate, irrespective of the fact whether the assessee is following the old regime, old rates of taxes, or the default tax regime under section 115 BAC. सबसे पहला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 ऑन अनलिस्टेड शेयर्स और शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट, हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट असेसी. 22nd जुलाई तक 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन, एंड 23rd जुलाई से 12.5%. long term capital gains under section 112A on asset other than the one mentioned above, 20% with indexation. Long term capital gains up to 22nd July, 20% with indexation. और उसके बाद दोस्तों आया 23rd जुलाई और आफ्टरवर्ड्स तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, whichever is lower, मतलब whichever is more beneficial to the assessee. Long term capital gains under section 112A कितना है गाइस? above 1,25,000, above 1,25,000. अगर 22nd जुलाई तक का है तो 10%, 23rd जुलाई से है तो 12.5%. The limit of 1,25,000 shall apply in aggregate. And उसके बाद short term capital gains under section 111A, अगर 22nd जुलाई तक का है तो 15%, 23rd जुलाई से है तो 20%. Lottery income, casual income under section 115 BB 30%. Net winnings from online gaming under section 115 BBJ 30%. Alright guys. उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपकी first basic exemption limit remains unutilized, first basic exemption limit remains unutilized, then for a resident assessee it can be set off against special rates of taxes other than lottery and online gaming. लॉटरी वगैरह में तो फ्लैट 30% लगता है. तो अगर आपके सिर्फ एक ही इनकम है, लेट्स से गाइस, इफ यू हैव वन इनकम इन द एंटायर फुल ईयर एंड दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, आपके हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A earned on 29th of December 2024. Let's say you have only one income, short term capital gains under section 111A earned on 29th of December 2024 of a value of 9 lakh rupees. And let's say you are following 115 BAC. अगर आप 115 BAC फॉलो कर रहे हैं तो आप 9 लाख में से गाइस 3 लाख रुपए की फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, वो आप माइनस करेंगे, क्योंकि और कोई आपकी इनकम ही नहीं थी. तो आपकी जो फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो आपकी अनयूटिलाइज थी, एंड दैट एंटायर अमाउंट 9 लाख में से 3 लाख माइनस हुआ तो बचा 6 लाख रुपए. 6 लाख का आपका कितना परसेंट निकलेगा गाइस? 20%. 20% कितना हुआ? 6 लाख का 20% 1.2 लाख रुपीस हुआ. कितना हुआ? 1.2 लाख. एंड इसमें आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. All right, guys. So 1,20,000 into 4% plus equals to the 1,24,800. 1,24,800, guys. This will be the final tax liability in this scenario. उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम एंड नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग इज टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30% विदाउट एनी एग्जेम्पशन फॉर रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट. अच्छा, नॉन रेसिडेंट को बैलेंस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट
यूटिलाइज करना अलाउड नहीं था, वो लैप्स कर जाती थी। उसके बाद दोस्तों हम एक थ्योरेटिकल पोर्शन पर गए थे, उसको वैसे ही ये रिवाइज कर लेते हैं गाइस। और वो थ्योरेटिकल पोर्शन क्या था कि आप लोगों का अनडिस्क्लोज इनकम में क्या क्या आता है। पहला कैश क्रेडिट, मतलब आपके बुक्स में पैसा आया है, रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसने दिया, क्यों दिया, तो इन दैट केस उसे आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी इन द ईयर इन विच सच अमाउंट इज डिटेक्टेड। अगर आपने किसी से लोन लिया और हमने आपने दिखा रखा है दैट यू हैव टेकन अ लोन, और सामने वाले से पूछा गया भाई साहब आपने जो इन्हें पैसा दिया है, आपने जो इन्हें पैसा दिया है, ये आपके पास कहां से आया, और सामने वाला जिस इंसान ने लोन दिया है ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, देन इट विल आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। उसके बाद दोस्तों आपका अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अंडरस्टेटेड या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड मनी या अमाउंट बोरोड ऑन अकाउंट ऑफ हुंडी, इसे भी दोस्तों क्या माना जाता था, इट वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी undisclosed income. On undisclosed income पर what is the rate of tax that is being levied? It is 78%. ध्यान रखिएगा दोस्तों, the rate of tax being levied is 78%. All right. चलो जी गाइस, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में आप लोगों को करना होगा गाइस, सबसे पहला सरचार्ज। सरचार्ज गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस। यूनुस, उज्जवल, निकिता हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। रुपेश हैज आल्सो जॉइंड इन, वेल डन। हाय रुपेश बेटा, क्या हालचाल है? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बिल्कुल मस्त हो, स्वस्थ हो और मेरे साथ इस सेशन के लिए रेडी हो। आ जाओ भाई। सरचार्ज फॉर असेसीज फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसई। सबसे पहले ये समझते हैं सरचार्ज क्या होता है। हर एक सिनेरियो में एक एक केस करवाते हुए चलूंगा, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो गाइस, अगर आप ये वाला केस समझ जाते हैं तो पहला वाला केस समझ जाएंगे ना, तो देन इट विल बिकम इजियर फॉर मी इन द सेकंड सिनेरियो। सेकंड वाले केस में मेरे लिए आसान हो जाएगा फॉर असेसीज फॉलोइंग ओल्ड रिजाइम विच इज ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। तो पहला वाला समझ गए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, क्योंकि पहले वाले के कुछ पॉइंट्स डिट्टो सेम है एज कंपेयर टू द सेकेंड पॉइंट। तो एक पॉइंट समझ गए अच्छे से तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं। यूनिस बेटा घर पर जाके जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। घर पर जाके होमवर्क में आज आप ये समझ लीजिए, अदर देन द क्वेश्चन दैट आई माइट प्रोवाइड यू, आपको दूसरा भी करना पड़ेगा। आ जाओ भाई। सरचार्ज फॉर assessees following default tax regime under section 115 BAC। अब होता क्या है, इट इज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स बिकॉज यू आर अर्निंग एन इनकम बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट। ये एक एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स है जो आप अर्न कर रहे हैं beyond a specified limit, and therefore the government has asked you to pay an additional amount of tax to the government for the betterment of the nation, of course। ये किन किन पर लागू है? ये इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एचयूएफ, एओपी, एओपी अदर देन 3 बिलो। तो थर्ड पॉइंट में जो लिखेगा वो थर्ड पॉइंट में आएगा, अदर देन 3 बिलो वो यहां पर आ जाएगा। बीओआई एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन at intermediate level, I have told you before and I'm telling you again, the majority of the questions that they are going to always ask you is individual से जुड़ा हुआ। तो individual who opts for the default tax regime and earning an income beyond 50 लाख रुपीस। पहला पॉइंट में क्या आता है? पहले पॉइंट में कि अगर आपकी टोटल इनकम, सारी इनकम मिलाकर इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A exceeds 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, but is up to 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक का है, then the surcharge that you will have to pay is 10%। तो अब बात ये आती है कि सर 10% of what? So let's say अगर एक इंसान की इनकम 70 लाख रुपीस है and he is following the default tax regime under section 115 BAC, तो आप ये कह रहे हैं कि जो उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी उसका 10% है, या जो उसकी इनकम है उसका 10% है, क्योंकि इनकम 70 लाख है तो 70 लाख का 10% क्या 7 लाख रुपए? नहीं गाइस, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सरचार्ज इज ऑलवेज लिवाइड, सरचार्ज इज लिवाइड ऑन द टैक्स लायबिलिटी, ऑन द टैक्स लायबिलिटी, ऑलराइट, नॉट ऑन द इनकम।
but income, the total income will help us to decide whether surcharge is applicable or not, and if yes it is applicable, then what is the rate of surcharge. तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, if your income is more than 50 lakhs but up to 1 crore, then आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, and surcharge will be levied at the rate 10% on the tax liability. ऑलराइट, तो अगर आपकी इनकम 40 लाख रुपीज है, देन नो सरचार्ज विल बी लिवाइड. व्हाई? क्योंकि सरचार्ज लगाना चालू ही कब करते हैं, जब इनकम 50 लाख को क्रॉस कर जाती है. तो इनकम अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज लगेगा एट द रेट 10% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी. तो लेट मी हेल्प यू आउट विद एन एग्जांपल गाइस. एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी. और जैसा कि मैंने बताया कि हम हर एक सिनेरियो में एग्जांपल्स करते हुए चलेंगे. So I would want each and every one of you to participate. Take out your copy pens and calculators and let's get going. Let's say हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है एग्जाम्पल नंबर 1, यूनिस. हाँ जी गाइस, यूनिस. यूनिस भाई बहुत मेहनत करते हैं और इनकी इनकम है, लेट्स से फ्रॉम पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है 40 लाख रुपीस. ओहो. and long-term capital gains under section 112A earned on डेट देनी बड़ी जरूरी है, on the 21st of September 2024 है, let's say 64 लाख रुपीस, नहीं 64 नहीं, 24 लाख रुपीस, 24 लाख रुपीस. All right guys, अब आप लोगों को पता होना चाहिए guys, what is the tax liability being levied. सर पीजीबीपी पर आपकी स्लैब रेट लगती है and 112A पर 12.5% लगता है, 12.5% लगता है guys. above 1.25 lakhs 12.5% लगता है, above 1.25 lakhs. ये आप लोगों ने देखा ही था दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था एट द टाइम जब स्पेशल रेट्स थी. तो 112A ये रहा, 112A ये रहा दोस्तों. अगर 22 जुलाई तक का होता तो 10% लगाता, एंड बिकॉज इट इज अबव it is beyond 23rd July, so I am levying 12.5% of the income above 1,25,000 rupees. Fair enough. Now, if I am being asked to compute the tax liability, तो सबसे पहले in this scenario, what we are going to do, हम पीजीबीपी पर स्लैब रेट लगाएंगे गाइस. पीजीबीपी पर स्लैब रेट लगाइए, टैक्स लायबिलिटी. पीजीबीपी पर अगर आप पीजीबीपी पर अगर आप स्लैब रेट लगाते हैं तो 40 लाख रुपए में से, ध्यान से देखिएगा, यूनिस अगर 115 बीएसी फॉलो कर रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहा है 115 बीएसी, तो आपको याद होगा पहले 15 लाख तक, फर्स्ट 15 लाख रुपीस तक 1.4 लाख रुपीस टैक्स होता था. तो अगर हमें कैलकुलेटर पे खटखट फटफट करना है तो 40 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए आप हटाओगे तो आपका बचा 25 लाख रुपए. 25 लाख रुपए का 30% प्लस 1,40,000 रुपीस, क्योंकि 1,40,000 तो देना ही देना है. 1,40,000 is the tax liability on the income till 15 lakhs. Beyond 15 lakhs it is 30%. तो इन दिस सिनेरियो 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक आपका 30% लगेगा और 15 लाख तक का टैक्स 1,40,000 है. तो पीजीबीपी पर जो आपका टैक्स निकल कर आया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8,90,000 रुपीस. उसके बाद दोस्तों आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगाइए. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, इसमें आपकी जितनी इनकम है 24 लाख, इसमें से आप 1.25 लाख माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग अमाउंट पर you're going to apply 12.5%. तो 24 lakhs minus 1,25,000, इसका 12.5% निकल कर आता है 2,84,375 प्लस 8,90,000. तो टोटल आपका निकल कर आता है 11,74,375. अभी तक अपन लोगों ने क्या सीखा था गाइस, कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% लगा दिया जाता है. हाउएवर इन दिस सिनेरियो नाउ, बिकॉज आपकी जो टोटल इनकम है, अगर 40 प्लस 24 करते हैं तो आपकी 64 लाख की इनकम निकल कर आती है. एंड बिकॉज इट इज मोर देन 50 lakhs बट अप टू 1 करोड़ रुपीस,
यहां पर बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यू विल लिवाई सरचार्ज विल बी लिवाइड एट द रेट 10%। 10% सरचार्ज लिवाई करा जाएगा। तो इसका अगर अपन 10% निकालें तो निकल कर आता है 1,17,438 प्लस इक्वल्स टू करेंगे गाइस तो निकल कर आता है 12,91,813 ये आपका अभी तक आया। एंड फाइनली गाइस यहां पर नाउ लास्ट जो आप ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इसका आप 4% निकालिए गाइस इंटू 4%। तो आपका निकल कर आता है 51,673। इसको आप ऐड इक्वल्स टू कर दीजिए गाइस तो आपका निकल कर आता है 13,43,486 which will be rounded off to the nearest multiple of 10। हम इसे राउंड ऑफ करते हैं गाइस टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। नियरेस्ट तो यहां पर 13,43,490 दिस विल बी दोस्तों योर फाइनल इनकम, फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? तो यूनुस भाई हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द 13,43,490 जितना टैक्स देने के काबिल बने सो दैट आपकी इनकम करीब 64 लाख रुपीस बन जाए। तो वी जस्ट विश एंड प्रे कि आप ऐसी मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, फटाफट नाम के आगे सीए लगाइए, फटाफट काम चालू कर दीजिए और काम चालू करने के बाद इतनी कमाई करिए कि आपका 13,43,490 रुपीस तक का टैक्स बने। अब मैं तो दोस्तों थोड़ा मोटा कमाता हूं तो मेरे को तो टैक्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप लोग जानते हैं राठी जी, बस सुबह 2 रोटी खाओ दाल के साथ, रात को 2 रोटी खाओ दाल के साथ, बची हुई दाल के साथ, खाना खत्म, खुश रहो जिंदगी में। हाँ जी गाइस। राठी जी आपसे अपना ही जोक नहीं संभल रहा है, खुद की हंसी छूट रही है। छोटा मोटा कमा लेते हैं बेटा, आप ज्यादा थोड़े ना। हाँ जी गाइस, अब इधर ध्यान से देखिए। अब पहला वाला सिनेरियो हुआ, नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड केस वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एवरी इनकम। पहले दूसरे सिनेरियोस बहुत आसान है गाइस, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 and 112A is more than 1 crore but up to 2 crores। मतलब यहां पर आपकी सारी इनकम को जोड़ दिया जाएगा, एवरी गॉड डैम इनकम विल बी एडेड। एंड उसके बाद जो आपकी इनकम है अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ तक है, इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ रुपीस, then the rate of surcharge that will be levied is 15%। सरचार्ज कितना लिवाई किया जाएगा? 15% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। तो अगेन गाइस लेट्स गेट गोइंग। मेरा दोस्तों एंटायर सिलेबस इज गोना हैपन लाइक दिस, वी गोना अंडरस्टैंड वन प्रोविजन, वी गोना सॉल्व इट आउट वन क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करोगे काम नहीं बनेगा दोस्तों। ऑलराइट गाइस, अब चलते हैं दोस्तों हमारे साथ चैट बॉक्स में एक और दोस्त है निकिता। अब निकिता मेरे पास आई, राठी जी मेरे को ना इनकम मेरी टैक्स लायबिलिटी निकाल दीजिए, मैंने सुना है 115 बीएसी बढ़िया रिजाइम में, मैं भी वही फॉलो करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटे बताओ आपकी इनकम क्या है? राठी जी ज्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं फिर भी बतानी तो पड़ेगी। राठी जी सैलरी मेरे को मिलती है 6 लाख रुपए। अच्छा साल की 6 लाख पर मंथ। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं है, कह रही है ज्यादा नहीं, मतलब मेरे को क्या जला रही हो या चिढ़ा रही हो? हाँ जी कह रही है 6 लाख रुपए पर मंथ। हाँ जी गाइस 72 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इग्नोर कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। 72 लाख की सिर्फ सैलरी इनकम बताइए उसने। मैंने कहा अच्छा तो 72 लाख पे टैक्स निकालना? नहीं नहीं राठी जी एक छोटा सा और आपकी वो मदद चाहिए थी। मैंने कहा बोलो। राठी जी कुछ ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुए अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A अर्नड ऑन, ये अर्न करे थे साल की शुरुआत में 4 अप्रैल 2024 में। मैंने कहा अच्छा ये कितने के? राठी जी ज्यादा नहीं है, अब आप ऐसे बोलेंगे तो बस। मैंने कहा ऐसे ही मेरे को सैलरी में लग रहा था, बताओ कितने की है? राठी जी 20,000 20 लाख राठी जी
मतलब शर्म नहीं आती बोलते में बेटा तुम्हें कुछ भी? बिल्कुल जुबान नहीं लड़खड़ा रही है तुम्हारी। यहाँ हम साल भर में 3-4 लाख रुपए किसी तरह नेट प्रॉफिट कमा पाते हैं, और यहाँ 20-20 करके तुम 92 लाख पर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। राठी जी आप बिना बात, अब आप चिढ़ाइए मत मेरे को, चिढ़ाइए मत। मैंने कहा चिढ़ाइए मत, यहाँ चिढ़ा तुम रही हो मेरे को। राठी जी एक और वो ना कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, तो वो मैंने बेची है, और बेचने पर उसमें ना मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए। अब मैंने कहा पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची है भाई, छोटा मोटा में तो बेची नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 ऑन, कहते हैं राठी जी 20 जुलाई 2024। बोलो बोलो, फाड़ो मुंह फाड़ो। अरे राठी जी अब ऐसे कौन बोलता है? आप भी ना। चलिए राठी जी ये सिर्फ 30 लाख रुपीज। मैंने कहा भाई मैं कुछ वो है क्या, रस्सी वस्सी है गले के फंदे के लिए? अरे राठी जी मैं क्यों मरूं? आपकी ये इनकम सुन के मेरे को खुद सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो पूरे दिन में दाल रोटी ही नहीं खाती, सब खा लेती। ठीक बात है, ठीक बात है। अब इतनी इनकम होने के बाद तो सब कुछ पेट में जाएगा ही जाएगा बेटा। अब मेरे को बताइए, अब मेरे को बताइए गाइस, यहां पर जो इनकम निकल कर आ रही है, यहां पर जो निकिता की इनकम निकल कर आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 crore 22 lakhs, 1 crore 22 lakhs. And because the income is more than 1 crore but up to 2 crore, surcharge लगवाया करा जाएगा at the rate 15% of the tax liability. अच्छा मुझे बताओ सैलरी पे क्या लगता है? सर सैलरी पे स्लैब रेट शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111 on 4/4/2024 15%, long term capital gains earned on 112A on 20/6/2024, तो 30 lakhs में से दोस्तों इस पे लगेगा 10% अबव 1.25 लाख रुपीज। मैंने यहाँ पे 112A लिख दिया है, जबकि मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, तो वो गलत कहना होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आती है वो 112 में आती है, लेकिन 112A में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स मान लेते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। ओके गाइस, 12.5% नहीं बेटा, 10%। 12.5% तो 23 जुलाई से आया था ना उज्जवल भाई, 23 जुलाई से आया था ना। चलो भाई अब मेरे लिए गाइस आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। हाँ जी गाइस, टैक्स लायबिलिटी स्लैब रेट के हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से अगर वो 115 बीएसई फॉलो कर रही है, तो यहां पर 72 लाख में से अगर अपन 15 लाख रुपए माइनस करें, बचे हुए पे 30% प्लस 1,40,000 रुपए, तो स्लैब रेट के हिसाब से दोस्तों 72 लाख पर टैक्स बनकर आता है 18,50,000 रुपीज। 20 लाख पे 15%, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। और 30 लाख में से 1,25,000 माइनस हुआ तो बचा 28,75,000, उसका 10% 2,87,500, 2,87,500। तो 30 लाख में से माइनस हुआ दोस्तों आपका कितना, 1,25,000 रुपए, इसका 10% 2,87,500 प्लस कर दीजिए गाइस, प्लस कर दीजिए, निकल कर आता है 24,37,500, 24,37,500। Now guys, because the income is more than 1 crore but up to 10 crores, we will apply. हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे guys? We are gonna apply, फटाफट बताइए, सरचार्ज एट द रेट 15%। सरचार्ज लिवाय करा जाएगा दोस्तों एट द रेट 15%, निकल कर आता है 3,65,625 प्लस इक्वल्स टू गाइस 28,03,125। एंड फाइनली गाइस यहां पर हम अप्लाई करेंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा गाइस एट द रेट 4%, इसका 4% निकालिए 1,12,125 प्लस इक्वल्स टू 29 lakhs 15,250, 15,250। ऑलराइट, निकिता कहती है इतना टैक्स देना पड़ेगा राठी जी? मैंने कहा अच्छा, इनकम जब 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई थी तब तो इतने क्या राठी जी, ये तो ज्यादा नहीं है, ये तो ज्यादा नहीं है, तो टैक्स भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 29,15,250 है। सैलरी जब बोल रही थी तब तो रहे थे 6 लाख रुपए,
मैंने कहा पर आना करी नहीं, पर मंथ है, और टैक्स में इतना ज्यादा ऐसे कर रही हो। हाँ जी गाइस, नो नो नो, इतना कम। आ जाओ गाइस। तो पहले दो सिनारियोज हो गए हमारे दोस्तों। पहला सिनारियो क्या बोलता है? पहला सिनारियो बोलता है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सारी इनकम मिला के, then the rate of surcharge that will be made applicable will be 10% on the tax liability. अगर सारी इनकम मिलाकर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो इन दैट केस 15%, 15%। नेक्स्ट, where the total income excluding dividend income, where the total income excluding dividend income, अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, excluding dividend income। हाँ जी गाइस, where the total income excluding dividend income and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A exceed 2 करोड़। अब ध्यान से देखना, क्या सरकार ने कहा? सरकार ने कहा कि अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 4 इनकम, मतलब 4 इनकम को अलग कर देंगे और बाकी इनकम देखिए, 4 इनकम को मैं अलग करने बोल रहा हूं, ऐसा मोदी जी कहते हैं, और बाकी इनकम देखिए, अगर आपकी बाकी इनकम एक्सक्लूडिंग दिस 4 इनकम, डिविडेंड इनकम 111A, 112 एंड 112A, अगर इन चारों इनकम को हटाकर बाकी इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की है, then the rate of surcharge applicable on that income, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा है, 25%, and the rate of surcharge applicable on these special 4 incomes, dividend income 111A, 112 and 112A, maximum rate of surcharge that can be levied is 15%, तो उनके ऊपर 15% लगेगा। मैं रिपीट करता हूं गाइस, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बट आई विल हेल्प यू आउट विद अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट द थर्ड पॉइंट इज ट्राइंग टू कन्वे। सरकार ने कहा वी डू नॉट वांट टू लिवाई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वी डू नॉट वांट टू लिवाई हायर रेट ऑफ सरचार्ज ऑन 4 इनकम्स। हम हायर रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं करना चाहते 4 इनकम पर। कौन कौन सी? डिविडेंड इनकम 111A, 112 एंड 112A। हम इन 4 पर हायर रेट ऑफ सरचार्ज अप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बची हुई इनकम पर हायर रेट ऑफ सरचार्ज ना लगाया जाए। तो अगर इन 4 इनकम को आपकी इनकम में से हटा दिया जाए एंड द रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 2 करोड़, then the rate of surcharge applicable on the tax liability of remaining income is 25%, and the rate of surcharge applicable on these 4 income is 15%। इस पर एक क्वेश्चन करवाऊं गाइस, इस पर एक क्वेश्चन करवाऊं। क्वेश्चन करेंगे तभी जाके क्लैरिटी आएगी गाइस। जैसे क्वेश्चन करेंगे, the moment you start solving out questions on your own, that is when the confidence shall shoot, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। अब इधर देखिएगा एवरीबॉडी, अब हमारे साथ चैट बॉक्स में है उज्जवल। ओके गाइस, उज्जवल की इनकम है लेट्स से फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी है 1.8 करोड़। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112 70 लाख रुपीस के, और ये अर्न करे हैं उसने 15 जुलाई 2024। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा भाई साहब ने लॉटरी इनकम भी अर्न करी है, लेट्स से लॉटरी इनकम अर्न करी है ऑफ 10 लाख रुपीस। एंड देन चलो अभी इतना ही रखते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, फॉर द टाइमिंग इतना ही रखते हैं। अब इनकम, अगर अपन टोटल इनकम देखें, टोटल इनकम देखें, टोटल इनकम देखें गाइस, तो कितनी निकल कर आती है सर? टोटल इनकम निकल कर आती है 2.6 करोड़ रुपीस। तो क्या ये थर्ड वाली कैटेगरी में आता है? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, विल ही फॉल अंडर द थर्ड कैटेगरी? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जो थर्ड कैटेगरी पढ़ा रहा हूं, वेयर द टोटल इनकम, क्या ये 2 करोड़ से ज्यादा वाली कैटेगरी में आ रहा है? द आंसर टू विच इज नो। नहीं नहीं राठी जी, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच इज एक्सक्लूडिंग।
यहां पर ये वर्ड देखिए एक्सक्लूडिंग, क्योंकि आपने वो 4 इनकम हटानी थी फॉर द टाइम बीइंग इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ सरचार्ज। जब इनकम आपकी 2 करोड़ से जाती हुई दिखे ना ऊपर, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। इनकम आपको 4 इनकम को हटाकर देखनी थी। मोदी जी ने क्या कहा, डिविडेंड है आपके पास उज्जवल भाई? कहता नहीं। 111 है? कहते नहीं। 112 कहते हैं हाँ। तो कह रहे 112 को हटाओ एक बार। अगर 112 को हटा दिया, 112 को हटा दिया गाइस, तो आपकी कितनी इनकम बची थी? 1.7 करोड़ की पीजीबीपी इनकम एंड 10 लाख की आपकी लॉटरी इनकम। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आई? 1.8 करोड़ एंड इट इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ एंड देयरफॉर सर थर्ड वाला नहीं लगेगा। थर्ड वाला नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा? क्या सेकंड वाला लगेगा? क्या सेकंड वाला लगेगा? द आंसर इज अगेन नो। अरे राठी जी सेकंड वाला ही तो लगेगा ना। फिर सेकंड वाला कब लगता है? जब सारी इनकम मिला के, जिसमें हमें कुछ अलग नहीं करना होता, जब सारी इनकम मिला के 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में हो। यहां अगर अपन सारी इनकम मिला रहे हैं तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.6 करोड़। तो ये सेकंड वाले केस में भी नहीं आएगा। तो फिर कौन से वाले केस में आएगा राठी जी? वो फोर्थ केस में आएगा, चौथे वाले केस में। तो मैंने थर्ड के साथ इसीलिए फोर्थ वाला केस भी यहां पर समझा रहा हूं। कहते हैं वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A exceeds 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आप थर्ड कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, इन केसेस नॉट कवर्ड इन थर्ड अबव। तो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इन द थर्ड कैटेगरी, इवन दो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा क्यों ना हो, इवन दो आपकी टोटल इनकम is exceeding 2 crore, you are not falling under the third category. Reason being, जब आपने 4 इनकम को हटाया, जब आपने 4 इनकम को बोला भैया साइड हो जाना, तरह सा 1 मिनट के लिए साइड हो जाओ, डिविडेंड 111A, 112, 112, 1 मिनट 1 मिनट के लिए साइड हो जाओ, बाकी इनकम देखा तो वो 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रही थी, इसीलिए थर्ड वाली कैटेगरी अप्लाई नहीं हुई। तो कौन सी कैटेगरी अप्लाई होगी गाइस? फोर्थ कैटेगरी अप्लाई होगी। अब बच्चों के दिमाग में जाता है सर फोर्थ और सेकंड तो सेम हुआ ना। सेम इन द सेंस कि दोनों में 15-15% लगता है, हाँ जी सेम है, लेकिन सेकंड कैटेगरी में अपन कब जाते हैं? जब इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में हो। और फोर्थ कैटेगरी में कब जाते हैं? जब इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आप थर्ड कैटेगरी में नहीं आते। तो फोर्थ कैटेगरी इज बेसिकली अ रेसिडुअल कैटेगरी। फोर्थ वाली जो कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी है जब आप पहले 1, 2 एंड 3 में नहीं आ रहे तो फोर्थ में चले जाते हैं। एंड द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन, हाँ जी गाइस, फोर्थ कैटेगरी इज 15%। तो गाइस पहले वाला, अब इस वाले क्वेश्चन में उज्जवल वाले सिनेरियो में अपन फोर्थ कैटेगरी में आ रहे हैं एंड वी विल कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली। आ जाओ भाई एवरीवन, इधर देखिएगा गाइस, पीजीबीपी पर क्या लगता है? सब पीजीबीपी पे लगता है स्लैब रेट, वेल डन। लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 अर्नड ऑन 15/7/2024 20%। लॉटरी पर 30% फ्लैट। आ जाओ भाई एवरीबॉडी, टैक्स लायबिलिटी निकालिए पीजीबीपी पर। अगर ये अपन सबका फॉलो कर रहे हैं, जब तीनों ने अभी तक 115 बीएसी फॉलो किया है। हाँ जी गाइस, 1 करोड़ 80 लाख रुपए पर अगर आपको टैक्स निकालना है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट, तो आपका कितना निकल कर आया? आपका टैक्स निकल कर आया 50 लाख 50 लाख 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। उसके बाद 70 लाख का 20% कितना निकल कर आया? 14 लाख रुपीज। एंड लास्ट 10 लाख का 30% कितना निकल कर आया? 3 लाख रुपीज। ऐड कर दीजिए गाइस, ऐड कर दीजिए, प्लस 14 लाख प्लस 3 लाख रुपीज, 67 लाख 90,000 रुपीज, 67 लाख 90,000 रुपीज। उसमें आप ऐड करिएगा सरचार्ज एट द रेट 15%, इस पर 15% का सरचार्ज लगेगा इंटू 15%, निकल कर आता है 10,18,500 रुपीज प्लस इक्वल्स टू 78,08,500 rupees, and then you add health and education cess, HEC, health and education cess at the rate 4%, इसका 4% निकालिएगा, इस निकल कर आता है 3,12,340 रुपए प्लस इक्वल्स टू गाइस
81,20,840। क्लियर हुआ गाइस एवरीवन? कैसा लगा क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन था। बिल्कुल सर, शानदार क्वेश्चन था। नाउ अब इसी क्वेश्चन में छोटा सा इंप्रोवाइजेशन करता हूं गाइस, इसी क्वेश्चन में छोटा सा इंप्रोवाइजेशन करता हूं एंड देन आई विल आस्क यू कि व्हाट शुड बी योर आंसर। आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? ओके गाइस, अब इधर देखिएगा गाइस, यहां पर दोस्तों मैं यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 50 lakhs कर देता हूं और ऊपर वाले को 2 crores कर देता हूं, नीचे वाला 10 lakhs ही रखता हूं। मतलब now guys your income is still 2.6 lakh rupees। however जब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हटाया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 हटाया गया, तो भी इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की है, आपकी तो भी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा की है। तो इन दिस केस गाइस व्हाट इज गोना हैपन इन दिस सिनेरियो? क्या अप्लाई करेगा? द सरचार्ज एट अ हायर रेट ऑफ 25% विल बी अप्लाइड ऑन दैट इनकम जो 2 करोड़ से ज्यादा की। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, इन दिस केस आपकी स्लैब रेट 20% 30% ये तो ठीक है, लेकिन सरचार्ज कितना लगेगा? 2 करोड़ पर 25% वाला, इस पर लॉन्ग टर्म वाले पर 15% और लॉटरी वाले पर 25% हायर रेट ऑफ सरचार्ज। तो मैंने क्या बोला था? 4 इनकम पर डिविडेंड, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 एंड शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111, इन 4 पर हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगेगा, बाकी पर हायर रेट ऑफ सरचार्ज लगेगा। इस चीज का ध्यान देना है। अब इन दिस सिनेरियो गाइस, again if I ask you to compute the tax liability will not change, tax liability will be same। तो यहां तक गाड़ी तो बिल्कुल सही रहेगी, 67,90,000 रुपीज तक देयर शैल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनकम मैंने नहीं चेंज हो जाएगा, सॉरी चेंज तो होगा ही ना यार, आई एम सो सॉरी, माय बैड। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में से 15 लाख हटाए, 185 इंटू 0.3 प्लस 1,40,000, 56,90,000 रुपीज ये आया, 56,90,000 रुपीज ये आया। तो 50 लाख पे 20%, 10 लाख रुपए ये आया, और 10 लाख का ये 3 लाख रुपए सेम रहेगा। हाँ जी गाइस, ऐड कर दीजिए, निकल कर आया 69,90,000 रुपीज अभी तक का, 69,90,000 रुपीज। ऑलराइट गाइस, अब जब सरचार्ज लगाने की बारी आ रही है, ध्यान से देखिएगा, सरचार्ज लगाने की बारी आ रही है, मैं कंप्यूटेशन ऑफ सरचार्ज ऑन द राइट टॉप कर रहा हूं यहां पर दोस्तों, सरचार्ज। तो आपको पता है 2 ऐसी टैक्स लायबिलिटी है जिन पर 25% लगना है, तो 25% ऑफ व्हाट अमाउंट? 56,90,000 रुपीज प्लस 3 लाख रुपए, जो मैं हाईलाइट करने वाला हूं गाइस, उन पर 25% सरचार्ज है ना, 56,90 और 3 लाख, इन पर तो 25% सरचार्ज है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, 56,90,000 रुपीज प्लस 3 लाख रुपीज, तो 59,90,000, इसका 25% निकाला तो वो निकल कर आया 14,97,500। और उस पर कितना सरचार्ज लगेगा सर? उस पर 15% ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए, 10 लाख का 15% निकल कर आता है 1,50,000 रुपए, 1,50,000। तो यहां जोड़ेंगे तो आपका निकल कर आएगा 16,47,500 रुपीज। अब मुझे बताइए गाइस, यहां पर जब सरचार्ज जोड़ेंगे 16,47,500 रुपीज प्लस 69,900,000, 86,37,500। और यहां पर अपन फिर ऐड करेंगे गाइस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC@4%, HEC@4%। तो इसका 4% निकालते हैं तो निकल कर आता है 3,45,500 रुपीज प्लस इक्वल्स टू
89 lakhs 83,000 rupees. 89 lakhs 83,000 rupees. कैसा लगा guys? How was this? Interesting? मजा आया? It is important to enjoy. It is important to enjoy guys. क्या मजा आया? थर्ड वाले सिनेरियो में दोस्तों जो आपका सरचार्ज कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ना ध्यान से करना है भाई, जल्दबाजी में मत करना, गड़बड़ी कर दोगे। जल्दबाजी में मत करना, गड़बड़ी कर दोगे गाइस। ऑल राइट, so now let us have a quick recap of this surcharge segment guys. It's been almost 40 minutes that we have been doing it. हाँ जी, हमारी एक टेबल खत्म हो गई है, क्योंकि एक टेबल खत्म हो गई है ना, दूसरी मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और दूसरी में मैं एक ही एग्जांपल करवाऊंगा, उसके थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन जो उसमें अलग है। तो सबसे पहले अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन फॉलो कर रहे हो अंडर सेक्शन 115 बीएससी फॉर एन इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में तो दोस्तों वैसे भी एक ही स्लैब रेट होती थी, और एचयूएफ एओपी बीओआई एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इन दैट केस द रेट ऑफ सरचार्ज दैट इज लिवाइड, अगर इनकम आपकी सारी इनकम मिला के 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो 10%, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में तो 15%। Now came the third point, which is an interesting point, where the total income excluding four incomes, excluding कौन-कौन सी चार इनकम है? डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A। अगर इन चार इनकम को हटा दो और बची हुई इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, then the rate of surcharge applicable on the बची हुई इनकम is 25%, and the rate of surcharge applicable on these four special incomes is 15%। ये इस चीज का ध्यान रखना, जब व्हेन आई एम सेइंग कि द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन स्पेशल इनकम्स डज नॉट मीन यू अप्लाई द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम, यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई सरचार्ज ऑन द टैक्स लायबिलिटी। एंड फोर्थ सिनेरियो इज द रेसिडियल सिनेरियो। वो कहता है इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन आप थर्ड कैटेगरी में नहीं आते। इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन आप थर्ड कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि थर्ड कैटेगरी में आप कब आते हो? जब चार इनकम हटाने के बाद बची हुई इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन चार इनकम हटा देते थे तो 2 करोड़ से कम हो जाती थी, देन द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन द टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 15%। फोर्थ वाले सिनेरियो में 15%। उज्जवल कह रहा है कैन वी राइट? ऑफ कोर्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट डाउन द फर्स्ट लैब रेट, मतलब फर्स्ट टेबल ऑन सरचार्ज फॉर असेसीज फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। फटाफट लिखिए गाइस, 2 मिनट्स। Yeah guys,
अच्छा भाई, अच्छा, फॉर असेसीज फॉलोइंग ओल्ड रिजाइम, जिसे अपन ऑप्शनल टैक्स रिजाइम बोलते हैं, इंडिविजुअल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और एचयूएफ एओपी अदर देन 3 बिलो और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पहले यहां तक तो कोई चेंज नहीं है और पहले दो में भी कोई चेंज नहीं है। इधर ध्यान से देखेंगे, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इंक्लूडिंग डिविडेंड मतलब सारी इनकम मिलाकर, and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112A and 112A exceeds 15 lakh rupees but is up to 1 crore 10%, सेम, यहां तक कोई चेंज नहीं है। सारी इनकम मिला लो, डिविडेंड पे डिविडेंड सबको मिला लो दोस्तों। उन चारों इनकम को अभी अलग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द वर्ड इंक्लूडिंग इज बीइंग यूज्ड। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? इंक्लूडिंग। नेक्स्ट, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग, अगेन सेकेंड वाला भी डिट्टो सेम है। 1 करोड़ तक सेकेंड वाले केस में 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ के बीच में है, 2 करोड़ तक है इंक्लूडिंग ऑल द इनकम्स, देन द रेट ऑफ सरचार्ज इज 15%। तो यहां तक तो ऊपर और नीचे वाला बिल्कुल सेम है, यहां तक तो ऊपर और नीचे वाला बिल्कुल सेम। थर्ड सिनेरियो आ जाइए गाइस, थर्ड केस एवरीबॉडी, वेयर द टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, सर आ गया, मिल गया राडे जी, यस, excluding dividend income and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A exceeds 2 crore rupees, 2 करोड़ से ज्यादा है, but is up to 5 crore rupees, इनकम किससे ज्यादा है? 2 करोड़ से ज्यादा की है मगर 5 करोड़ तक की। कहां तक की है दोस्तों? 5 करोड़। ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, ऊपर थर्ड वाले सिनेरियो में इनकम 2 करोड़ से ज्यादा थी। अगर इन चार इनकम को हटा दो, excluding these 4 incomes, dividend, capital gains under section 111A, 112 and 112A, इन चार इनकम को हटा दो, अगर बची हुई इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25% लगता था, 4 करोड़ से ज्यादा है तो भी 25% लगता था, 7 करोड़ से ज्यादा है तो भी 25% लगता था। लेकिन अंडर द ओल्ड रिजाइम उन्होंने इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ का स्लैब रेट बना दिया। जैसे 50 लाख से 1 लाख के बीच की बात थी, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की बात थी, ये तो सेम पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बोला था 2 करोड़ से जितनी ही ज्यादा हो 25% ही लगेगा। लेकिन यहां पर इन्होंने थर्ड वाले में लिमिट लगाई कि 2 करोड़ से 5 करोड़। अब वो मन में आ रहा होगा, सर व्हाट विल हैपन अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है? व्हाट शैल हैपन इफ द इनकम इज मोर देन 5 करोड़? देन 37%। देखो यहां पर 25%, ये तो सेम है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25%, बची हुई पे 15%। लेकिन अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, यहां पर इनकम, इफ योर इनकम एक्सक्लूडिंग द 4 इनकम्स इज मोर देन 5 crore rupees, excluding dividend income and capital gains chargeable to tax under section 111A, 112 and 112A exceeds 5 crore, 5 करोड़ से ज्यादा है, then the rate of surcharge that will be applicable will be 37%। कितना लगेगा गाइस? 37%। और बची हुई इनकम वही 4 स्पेशल इनकम पर 15%। तो एक एग्जांपल बनाता हूं गाइस, उस एग्जांपल के थ्रू ये बताइएगा कि ये केस नंबर 3 में आता है या केस नंबर 4 में आता है, एंड देन वी विल कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। ओके, पहले आप लोग ये बताइएगा कि वो केस नंबर 3 में आएगा या केस नंबर 4 में आएगा। इधर देखिएगा गाइस, बहुत अच्छा सा सिनेरियो बनाने वाला हूं, लेट मी सी कि क्या आप लोग मेरी बात को पकड़ पाते हैं या नहीं। हाँ जी गाइस, इधर देखिएगा, मिस्टर एक्स, aged 62 years, resident of India, following the old regime, okay, old regime फॉलो कर रहे हैं। इनकी पीजीबीपी से इनकम है 4.3 करोड़। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A है, अर्नड ऑन ले लेते हैं 23rd of November 2024 of 1.6 crores,
अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 70 lakhs, एंड देन लॉटरी भी ले लो गाइस, लॉटरी भी है दोस्तों और 5 लाख रुपीस। अब मुझे बताइए गाइस, इन दिस सिनेरियो अगर अपन टोटल इनकम देखें, अगर अपन टोटल इनकम देखें 4 करोड़ 4.3 प्लस 1.6 5.9, तो 5 करोड़ 90 लाख प्लस 70 प्लस 5 75, निकल कर आता है 6 करोड़ 65 लाख, 6.65 करोड़। नाउ मेरे को बताइए, एवरीबडी हैज टू हेल्प मी आउट, फटाफट बताइए, एवरीबडी हैज टू हेल्प मी आउट, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी इन दिस सिनेरियो। इस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी, कितनी निकलेगी गाइस? या पहले सरचार्ज बताइए, पहले सरचार्ज बताइए। हाँ जी 37, वाओ 37% वाला है उज्जवल, आर यू श्योर? आर यू श्योर? कहता है यस सर। अब मैंने कहा भाई कैसे, यहां पर तो दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, कैसे कैसे? ध्यान से देखिएगा राठी जी, अगर आप पहला वाला देखें तो ये स्लैब में जाता है, शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111 23/11/2024 का है, ये 20% में जाता है, और ये वो स्पेशल वाला है, तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, वो जो 4 में आता है। उसके बाद सर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अब कई बार यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनाया था जिसमें बताया था कि इफ देयर आर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अदर देन 111A को छोड़कर, ये वाला आपका स्लैब रेट में जाता है, ये वाला आपका स्लैब रेट में जाता है, एंड लॉटरी पर फ्लैट 30% लगता है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो आपकी जो स्पेशल इनकम्स है वो सिर्फ एक ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। अब इनमें इनमें अगर आप देखो, इनमें अगर आप देखो तो 4.3 70 एंड 5, 4.3 70 एंड 5 निकल कर आता है 5.05 करोड़। क्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गया? The one that I have put in a circle in black color, अगर अपन इसे ऐड करेंगे तो 5 करोड़ से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? The answer is yes, 5 करोड़ से ज्यादा का हो गया। एंड बिकॉज 5 करोड़ से ज्यादा का हो गया गाइस, द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी एप्लीकेबल। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें आप सरचार्ज कितना लगेगा, द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो विल बी, इस पर आपका लगेगा 37%, इस पर आपका 15%, और इन दोनों पर 37%। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट गाइस? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? नाउ क्या आप लोग मेरे साथ टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले गाइस, हम लोग अगर यहां पर पहले टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम उस पर सरचार्ज का ट्रीटमेंट करेंगे। तो टैक्स लायबिलिटी में दो ऐसी इनकम है जिन पर स्लैब रेट लगता है, 4.3 एंड 70 लाख। तो 5 करोड़ की ये इनकम है, इस पर स्लैब रेट लगता है। ये ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं और सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है। हाँ जी, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में स्लैब रेट नंबर 1, पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। तो आपका जो इस केस में टैक्स निकलेगा दैट विल कम आउट टू बी, स्लैब रेट पर जो आपका टैक्स निकलेगा 1,10,000 प्लस 30%। वेल डन उज्जवल। तो आपका पीजीबीपी इनकम और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मिलाकर, पीजीबीपी एंड अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मिलाकर जो आपका टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 14 लाख, सॉरी 1 करोड़ 48 लाख, 1 करोड़ 48 लाख 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 1 करोड़ 48 लाख 10,000 रुपीज, ये आया आपका पीजीबीपी और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 1.6 करोड़ का 20%, 32 लाख, एंड लास्ट लॉटरी पर 30%, 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए। हाँ जी गाइस, प्लस 32 लाख प्लस 1,50,000 रुपए निकल कर, अरे
क्या दबा दिया मैंने, 148,100 प्लस 32 लाख प्लस 1,50,000 रुपए, 1,81,60,000 रुपीज। अब हमें सरचार्ज लगाना है गाइस। नाउ वी विल हैव टू अप्लाई सरचार्ज। अब सरचार्ज लगेगा एट द रेट 37% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ पीजीबीपी, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉटरी। तो 37 सरचार्ज एट द रेट 37% ऑफ 148,10,000 प्लस 1,50,000 रुपीज। जोड़ो गाइस, 1,48,10,000 रुपीज प्लस 1,50,000 रुपए निकल कर आता है 1,49,60,000। इसका 37% निकल कर आता है गाइस 55,35,200 रुपीज। फिर बचे हुए पर सरचार्ज जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A वाला है उस पर 15% ऑफ 32 लाख का 15% निकल कर आता है 4,80,000 रुपए, 4,80,000 रुपीज। अब दोस्तों अगर आप इसे जोड़ते हैं, 1,81,60,000 रुपीज प्लस 55,35,200 रुपीज प्लस 4,80,000 रुपीज, तो आपका निकल कर आता है 2,41,75,200 रुपीज। एंड यहां पर इसके बाद नाउ यू गोना ऐड, इसके बाद आप यहां पर ऐड करेंगे गाइस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 4% आपका HEC जुड़ेगा, इसका 4% निकालिए तो निकल कर आता है 9,67,008 रुपीज। एंड फाइनली प्लस इक्वल्स टू 2,51,42,208। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे गाइस टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जब अगर आखिरी डिजिट जीरो नहीं होता तो उसे राउंड ऑफ किया जाता है 2,51,42,210। दिस शैल बी द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन था, और वो छोटा सा क्वेश्चन ये था कि सर अगर ये लॉटरी नहीं होती है 5 लाख रुपए की, तो देन द रेट ऑफ सरचार्ज वुड हैव बीन 25% ऑन दिस, ये अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी, क्योंकि इनकम 5 करोड़ तक होती। अगर ये 5 लाख रुपए हट जाते, ये 5 लाख रुपए को एक बार हटा दूं तो इन दैट केस द यहां पर और यहां पर दोस्तों द रेट ऑफ सरचार्ज वुड हैव बीन 25% इंस्टेड ऑफ 37%। ऑल राइट, मजा आया गाइस? एवरीवन आ जाओ भाई। एंड लास्ट पॉइंट वही, अगर आपकी टोटल इनकम मिलाकर, सारी इनकम मिलाकर, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आप थर्ड या फोर्थ कैटेगरी में नहीं आते, इफ यू डू नॉट फॉल इन द थर्ड और द फोर्थ कैटेगरी, तो आप ऑटोमेटिकली फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएंगे। अगेन दिस इज द रेसिडुअल पॉइंट, जहां पर द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी लिवाइड विल बी 15% ऑन द एंटायर टैक्स लायबिलिटी। ऑलराइट, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, गाइस। एंड व्हाट इज दैट एग्जांपल, इधर ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी। लेट्स से अगर आपके सैलरी इनकम है 80 लाख रुपीस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है 2 करोड़ रुपीस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A है 3 करोड़ रुपीस, एंड लेट्स से आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट से आपको इनकम मिली 10 लाख की। तो अगर अपन वैसे इनकम देखें तो निकल कर आ रहा है 5.9 करोड़ रुपीस, 5.9 करोड़ रुपीस। एक बार मैं इसको जरा सा और इधर साइड में करता हूं तो आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा, 5.9 करोड़ रुपीस। हाउएवर गाइस, ये क्या आपकी फिफ्थ वाली कैटेगरी में आ रहा है? द आंसर टू विच इज यस, ये फिफ्थ कैटेगरी में आ रहा है।
ये आपकी फोर्थ कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आपको अपनी 4 इनकम्स को हटाना है. यू विल हैव टू इग्नोर दोस 4 इनकम्स. डिविडेंड, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112, 112A एंड शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A. तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, 2 करोड़ और 3 करोड़, अगर मैं इन्हें हटा देता हूं एक बार को, जस्ट एक बार को रिमूव कर देता हूं, तो मेरी बची हुई इनकम कितनी है? सिर्फ 90 लाख, विच इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज. 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं है. अगर 2 करोड़ से ज्यादा की होती, अगर ये आपकी 2 करोड़ से ज्यादा की होती, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, आप थर्ड वाली कैटेगरी में आ जाते. अगर ये वाली इनकम 5 करोड़ से ज्यादा की होती तो आप फोर्थ कैटेगरी में आ जाते. और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रही है, therefore you are falling under the fifth category, जहां the rate of surcharge which is applicable is कितना गाइस? 15%. कितना एप्लीकेबल है? 15%. ऑलराइट. तो ये आपका फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएगा. इंटरेस्टिंग पॉइंट. नाउ आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट इट डाउन गाइस. लिखना बहुत जरूरी है. सर पहले 2 पॉइंट तो सेम है क्या? वो भी लिखने? बिल्कुल लिखने हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिखने. एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन गाइस. द मोर यू गाइस राइट इट डाउन द बेटर इट वुड बी. फॉर assessees following old regime, that is the optional tax regime. हाँ जी गाइस, इंडिविजुअल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, यहां पर भी दोस्तों रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट मैटर नहीं करता सरचार्ज के केस में. सबके लिए सेम रेट्स ऑफ सरचार्जेस हैं. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनकम दैट यू आर अर्निंग. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर एज. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर रेसिडेंशियल स्टेटस. इट इज ओनली डिपेंडिंग सरचार्ज, ओनली डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल इनकम. ओके, लिखिए गाइस. अगर टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है 15%. अगर आपकी इनकम अदर देन 4 इनकम, अदर देन डिविडेंड, शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 एंड 112A, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है, तो कितना है दोस्तों? 25%. और अगर दोस्तों इन 4 इनकम पर 15%, अगर इन 4 इनकम को हटाकर बाकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, और इन 4 इनकम पर 15%. And if you do not fall under the category number 3 or category number 4, then you will fall under the fifth category, जहां पर the rate of surcharge that is applicable is 15%. सरचार्ज के साथ एक और सिनेरियो आता है which is known as marginal relief, जो दोस्तों आने वाले सेशंस में मिलेगा 3 सेशन बाद. ओके, करिए फटाफट लिखिए गाइस. Everyone clear about it? लिखिए गाइस फटाफट. लास्ट 1.5 minute.
चलो जी गाइस, डन। बढ़ते हैं आगे। सरचार्ज फॉर एन एओपी, इन्होंने क्या बोला था कि अगर एओपी थर्ड कैटेगरी में आती है, इफ एओपी फॉल्स इन द थर्ड कैटेगरी, तो उस पर थर्ड कैटेगरी लगाना। लेकिन if an AOP does not fall in the third category, then it will be applicable in the first or the second category depending upon the regime that the AOP is following. अब थर्ड कैटेगरी में ऐसा क्या करा एओपी के लिए अलग, इधर देखिएगा गाइस। सरकार ने कहा एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, एओपी के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ कंपनी है। ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर एक एओपी है, मैं यहां पर दो एओपी बना रहा हूं, केस नंबर 1 एओपी एक्स, ठीक है ना, एओपी का नाम है एक्स। इसमें दोस्तों जो मेंबर्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, वो एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है और एक फर्म है। 3 मेंबर हैं और तीनों अलग अलग पर्सन हैं, एंड दे आर अर्निंग एन इनकम ऑफ लेट्स से 4.3 करोड़ रुपीस, एंड ये ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं गाइस। व्हाट इज द सरचार्ज, इस पे सरचार्ज कितना लगेगा गाइस? द सरचार्ज दैट विल बी मेड एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम, ये सेकंड कैटेगरी मतलब सेकंड वाली इसमें आएंगे, सेकंड वाले इसमें आएंगे। और इनकम क्योंकि 4 करोड़ 30 लाख है, मतलब 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है, तो इस वाली कैटेगरी में आएंगे, और 25% इज द रेट ऑफ सरचार्ज विल बी मेड एप्लीकेबल। 25%। क्यों? क्योंकि यहां के जो मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ कंपनी नहीं है, एक इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, फर्म भी है। तो इन दैट केस इस वाले सिनेरियो में ये जो थर्ड वाला केस है वो अप्लाई नहीं करेगा। ओके गाइस, अब एक और सिनेरियो बनाता हूं, केस नंबर 2। एक एओपी है जिसका नाम है वाई, और इसके जो मेंबर्स हैं वो 3 कंपनी हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ये 3 कंपनीज हैं गाइस, और इनकी इनकम 7.4 करोड़ है, 7.4 करोड़, और ये ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड रिजाइम। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस दोस्तों, सर 7.4 करोड़ है फॉर द कंपनीज जो कि ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, मतलब 7.4 करोड़ है ऑफ एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज। कंपनीज में क्या क्या है दोस्तों? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, व्हाट आर वी गोना अप्लाई? हम इस पर क्या अप्लाई करने वाले हैं? हम इस पर 15% अप्लाई करने वाले हैं, ना कि 37%। नॉर्मली केस में अपन 37% अप्लाई करते हैं, नॉर्मली केस में 37% अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर एक एओपी है जिसके मेंबर सिर्फ कंपनीज हैं, देन वो थर्ड वाली कैटेगरी में आएगा, where the total income is more than 50 lakhs but up to 1 crore 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, irrespective of the regime। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ओल्ड की जगह वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी फॉलो कर रहा होता ना, तो भी मैं 15% ही लगाता, जबकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 2 करोड़ से ऊपर होते 25% लगता है। हाँ, ये बात सही है, डिफॉल्ट में 37% नहीं है, लेकिन 25% तो है। बट बिकॉज इन दिस सिनेरियो द कंपनी इज अर्निंग एन इनकम sorry, बार-बार कंपनी निकल रहा है, एंड एओपी इज अर्निंग इनकम व्हिच इज हैविंग 7.4 करोड़ रुपीस, जिसमें 3 कंपनीज हैं। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या व्हाट इज गोना बी अप्लाइड, व्हाट इज गोना बी मेड एप्लीकेबल? लैग हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करें गाइस। अभी ठीक है? अभी ठीक है? यस, आई थिंक इट इज फाइन नाउ। चलो जी, ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आप लोगों से कहता हूं, इन द सेकंड सिनेरियो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी।
सेकेंड वाले केस में आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी निकालनी, तो इन दैट केस 7.4 करोड़ अगर ओल्ड रिजाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो 7.4 करोड़ रुपीस की अगर आपकी इनकम है पीजीबीपी से, ओल्ड रिजाइम में फॉलो कर रहे हैं, तो गाइस आपकी टैक्स लायबिलिटी पहले कितनी आएगी और फिर उस पर सरचार्ज लगाएंगे 7.4 करोड़ रुपीस। टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है 2 करोड़ 20 lakhs 12,500 रुपीस। एंड ऐड करिए गाइस, इसमें ऐड करिए हेल्थ एंड सॉरी सरचार्ज at the rate 15%, surcharge at the rate 15% into 15%, 33 lakhs 1,875 plus equals to 2 crore 53 lakhs 14,375 एंड इसमें लास्ट ऐड करिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate 4% into 4%, 10,12,575 plus equals to 2 crore 63 lakhs 26,950. All right, guys, everyone. Ajay bhai, note, higher rate of 25% and 37% has been relaxed for an AOP consisting of only companies as members. जो 25% और 37% की हायर रेट थी वो रिलैक्स कर दी गई है फॉर कंपनीज जिसमें सिर्फ AOP है, सिर्फ companies as member of AOP. Question number 16. What shall be the rate of surcharge applicable to an individual earning an income of 1.8 crore rupees from business and 70 lakh rupees from capital gains under section 111A, assuming that he follows the default tax regime? हाँ जी guys, सर अगर टोटल इनकम देखें तो 2.5 करोड़ की आती है, लेकिन अगर वो 4 इनकम को हटा देते हैं तो इनकम 1.8 करोड़ ही रह जाती है। तो इन दैट केस द रेट ऑफ सरचार्ज दैट विल बी मेड एप्लीकेबल विल बी 15%, 15%। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, एवरीबॉडी हैज टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। हाँ जी गाइस, कि क्वेश्चन नंबर 14 में पहले तो आप लोगों को करना है assuming the assessee opts out of the default tax regime। पहले तो आपको करना है, मतलब वो ओल्ड रिजाइम से कर रहा है, ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो समझ रहे हैं, अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मतलब आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हो। एंड फिर इन 4 केसेस को यू विल हैव टू सॉल्व इट आउट अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो यू विल हैव टू डू बोथ द सिनेरियोज, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ गाइस कि पहले 4 केसेस को ओल्ड रिजाइम से करिएगा जिसके आपके पास सॉल्यूशंस हैं, और दूसरी बार फिर 4 केसेस को आप ऑप्शनल टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से करिएगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से करिएगा, आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाले ग्रुप में शेयर करने होंगे। मतलब 4 वो वाले केसेस शेयर करने हैं जिसके सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपस में मैच करेंगे गाइस, आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे। ऑलराइट गाइस, आपस में एक दूसरे से मैच करेंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ओके, एवरीवन, तो आज अपना यहां तक सेशन में रहेगा द प्रैक्टिकल पोर्शन, एंड नाउ वी आर गोना हेड टू द थ्योरेटिकल पोर्शन गाइस। थ्योरेटिकल पोर्शन पर चलते हैं। एवरीबॉडी लेट्स गेट गोइंग विद द थ्योरेटिकल पोर्शन फॉर टुडेज सेशन। और आज हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल पोर्शन करना है, दैट इज केसेस जहां पर 5 केसेस जहां पर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द सेम ईयर। 5 ऐसे केसेस जहां पर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर।
मतलब सरकार सर प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाने के लिए असेसमेंट ईयर तक का इंतजार नहीं करेगी, नहीं करेगी सरकार। कहती ना ना भाई ना। अब ऐसा क्यों राठी जी, व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इफ द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ दे वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर टू कम, मतलब इफ दे वेट की प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स हम असेसमेंट ईयर में लें, तो हो सकता है कि हमें टैक्स ही ना मिले। तो कुछ नहीं से कुछ भला ही सही, सरकार ने क्या कहा, कुछ नहीं से कुछ भला ही सही। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। So with that intention, the government has made 5 scenarios where the government is of the opinion that if they wait till the assessment year, then there is a possibility that they might not receive any amount of money. कुछ मिले ही ना। इसीलिए सरकार ने कहा 5 केसेस में इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल नॉट बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, इट विल बी असेस्ड इन द सेम ईयर। जिसमें पहला आता है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। कहते हैं टैक्स ऑन इनकम इज चार्ज व्हेन द शिप लीव्स इंडिया। टैक्स ऑन इनकम इज चार्ज व्हेन द शिप लीव्स इंडिया। तो अगर एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस से काम कर रहा है, तो वो जब भारत देश छोड़कर जाएगा तो अपनी इनकम का सर्टेन परसेंटेज, उसकी अपनी फ्रेट का सर्टेन परसेंटेज उसकी इनकम बनेगी, एंड फिर उसे भारत देश में टैक्स देकर जाना पड़ेगा। तो एक पूरा सिनेरियो बनाता हूं, इट्स गोना टेक 5-7 मिनट्स। लेट्स से दोस्तों हमारा ये भारत देश, प्यारा सा भारत देश। हाँ जी गाइस, एक इंसान, लेट्स से मिस्टर जॉन, ऑलराइट, ये नॉन रेसिडेंट है और ये अपना शिप, ये दोस्तों मैंने शिप बना दिया, ओके गाइस, ये शिप लेकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, यहां पर पहुंचे हैं। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी प्लीज मतलब ड्राइंग को संभाल लीजिएगा गाइस। हाँ जी गाइस, ये सामान यहां पर उतारते हैं इंडिया में, यहां से दोस्तों दूसरा सामान चढ़ाएंगे और या तो अपने देश वापस लौट जाएंगे जहां से वो आए हैं, या दूसरे देश ले जाएंगे जहां पर ये सामान ले जाना है। क्या ये बात सच है? कह हाँ जी। अब इन्होंने सामान हिंदुस्तान में उतारने से, चढ़ाने से क्या भारत देश में कोई इनकम करी? क्या ये फ्री का काम करेंगे? नहीं। जिस इंसान ने सामान इंपोर्ट करवाया है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट, क्या वो मिस्टर जॉन भाई को फ्रेट पे करेंगे? फ्रेट जिसे अपन भाड़ा बोलते हैं, कैरेज, फ्रेट। हाँ जी। अब मोदी जी जॉन भाई से कहते हैं, जॉन भाई हेलो, हाउ डू यू डू? जॉन भाई कहते हैं, मोदी जी आई एम कीपिंग वेल, हाउ आर यू? गुड गुड। जॉन भाई, you have earned income from this transportation of goods from your country to my country, India. And of course, why would I do that for free, Modi ji? I won't do that for free. Yes, of course, you will not do it for free. But because you have earned freight, you will have to pay tax on the income that you have earned. अब जॉन भाई हंसते हंसते जमीन पे गिर गए, हंसते मोदी जी यू आर सो फनी। मोदी जी कहते हैं, मैंने कौन सा जोक मारा भाई? नो, आई डिड नॉट क्रैक एनी जोक। अरे मोदी जी, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and you yourself do not know the laws of your nation. This is so funny. तो कहते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ माय नेशन? कहते हैं, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर की इनकम तो मोदी जी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम will be taxed in the assessment year 25-26. It is so strange that a foreigner like me has to teach the Prime Minister of India the law of India. मोदी जी ने ऐसे करा गाल पे जॉन भाई को, ए थोड़ा कम अंग्रेजी झाड़, सब समझता हूं मैं, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम लेकर तू अपने देश भाग जाएगा। अब मोदी जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मोदी जी कहते हैं, आई नो यू विल टेक द फ्रेट एंड गो बैक टू एनी अदर नेशन,
and there are very less chances that you will again come back in the assessment year to India. What is the guarantee that you will come back? मोदी जी, दैट इज करेक्ट, देयर इज नो गारंटी। तो इसीलिए कहते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं अभी टैक्स देकर जा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा, यही टाइटैनिक पार्ट 2 बनवा दूंगा। बता, चाहिए? हाँ जी गाइस, समझ में आया गाइस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? देयरफॉर द गवर्नमेंट सेड कि बिकॉज देयर इज नो श्योरिटी दैट ही विल कम बैक टू, या देयर इज नो श्योरिटी दैट देयर विल बी नो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, therefore the government said previous year की income will be taxed in the previous year itself, previous year 24-25 में ही taxable कर देंगे। हिंदी ठीक है ना भाई? एवरीवन, तो मोदी, उन्होंने पूछा भाई साहब what will be my income and what will be my tax liability? तो कहते हैं कितना भाड़ा मिला है तुम्हें? What is the amount of freight that you have charged? तो इसने कहा freight that I have charged for the transportation is 1.5 crore rupees। तो मोदी जी ने कहा 1.5 करोड़ का 7.5%। वो कह रहा इतना टैक्स? कहते नहीं, दिस इज योर इनकम। फ्रेट का 7.5% ये तुम्हारी इनकम है। टैक्स तो स्लैब रेट लगाकर ही लिवाई करा जाता है। तो 1,50,00,000 रुपए का 7.5% इज योर इनकम, विच इज 11,25,000 रुपीज, 11,25,000 रुपए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिजाइम दैट यू आर फॉलोइंग, लेट्स से अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर अ नॉन सीनियर सिटीजन, नॉन, वैसे भी ओल्ड रिजाइम में नॉन रेसिडेंट के लिए तो एक ही स्लैब रेट है, थर्ड स्लैब रेट, तो आपके फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज एग्जाम, पहले 2.5 लाख रुपए माफ। मैं टैक्स निकाल रहा हूं गाइस, नील। नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज एट द रेट 20%, 1 लाख रुपए। एंड रिमेनिंग 1.25 lakhs पर एट द रेट 30%, 1,25,000 इंटू 0.3, 37,500। टोटल निकल कर आता है 1,50,000 रुपीज। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट 4%, 150 का इंटू 4%, 6,000 रुपए। टोटल निकल कर आता है 1,56,000। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू विल हैव टू पे। If you pay this much to India, to the income tax department, then only we will allow you to take your ship from India. अच्छा पॉइंट है ना? सरकार ने क्लियर कट बोला भाई, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को अगले साल टैक्स नहीं मिलेगा तो मैं इसी साल लूंगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जितनी फ्रेट होती है उसका 7.5%, 11,25,000 रुपए का बोल देते हैं भाई तेरे को टैक्स देना है। नहीं, the amount of freight, whether paid in India or outside India, which relates to transportation of goods into India or exportation from India, उसका 7.5% is your income। वो आपकी इनकम है, that is not। भाई साहब जितना भाड़ा चार्ज करता है कोई इंसान, वो सारी की सारी इनकम थोड़ी ना होती है। अगर कोई शिप चलती है तो दोस्तों क्या उसका खर्चा नहीं होता? चलती है तो खर्चा होता है ना। तो सरकार का ऐसा मानना है कि 92.5% is the expense of the freight, the remaining 7.5% which is a fixed percentage। आपके एक्ट में लिखा है ये 7.5%। मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। और किसका फेवरेट नंबर 7.5 होता है? उज्जवल से पूछा आपका फेवरेट नंबर 2.25, निकिता से पूछा आपका, कहते 4.25। ऐसे किसी का फेवरेट नंबर होता है क्या? नहीं ना। 7.5% is the fixed rate that will be charged on the freight that will become your income, and income पर आप अपनी tax liability निकालेंगे। तो कहते हैं tax on income is charged when the ship leaves India। 7.5% of the freight paid or payable, 7.5% of the freight paid or payable to such non-resident
whether in India or outside India shall be deemed to be his income. क्या उसे मान लिया जाएगा guys? It will be deemed to be his income which is charged to tax in the same year in which it is earned. Which is charged to tax in the same year in which it is earned. All right, guys. Everyone. मजा आया? तो 7.5% of the freight paid or payable to such non-resident whether in India or outside India shall be deemed to be his income. वो से इनकम माना जाएगा और इनकम पर दोस्तों आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द रिजाइन that the question will specify. Next, assessment of persons leaving India with no intention of return to India. हाँ जी guys. अब लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है to such non-resident. हाँ ये non-resident के लिए. The first point is only for a non-resident. If a resident is doing shipping business from India, he is not liable to tax in the same year. He will be liable to tax in the assessment year only. By such non-resident होना चाहिए ना. अरे नहीं बेटा उज्जवल भाई, नॉन रेसिडेंट तो जॉन है ना, तो जॉन को तो फ्रेट मिलेगा ही ना. 7.5% ऑफ फ्रेट पेड और पेबल टू सच नॉन रेसिडेंट, सही तो लिखा है. नॉन रेसिडेंट थोड़े ना पैसा दे रहा है, नॉन रेसिडेंट को पैसा मिल रहा है, जॉन भाई को पैसा मिल रहा है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जैसे ट्रक ड्राइवर आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो ट्रक ड्राइवर आपको पैसा देता है या आप ट्रक ड्राइवर को पैसा देते हो? अगली बार चढ़ा देगा गाड़ी पर, ऐसे आलतू फालतू बातें करी ट्रक ड्राइवर से. कह रहे आप भाई साहब मेरा सामान लेकर जा रहे हैं, वहां जाके सामान ले जाने के बाद सामान उतार के 10,000 रुपए दे देना. हाँ जी, वो गाल पे अभी दे देगा 2. हाँ जी गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा. असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्न टू इंडिया. टैक्स ऑन इनकम अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर shall be charged. Tax on income up to the date of departure shall be charged. हाँ जी गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा. अब हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है, चैट बॉक्स में दोस्त है उज्जवल. ओके, उज्जवल की आउटसाइड इंडिया नौकरी लग जाती है. अभी तो उज्जवल हिंदुस्तान में है लेकिन इसकी आउटसाइड इंडिया नौकरी लग जाती है और ये दोस्तों लेट्स से जा रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑलराइट गाइस, अब जब इसकी नौकरी लग जाती है तो ये हिंदुस्तान छोड़कर जाएगा और अप डाउन करना तो थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, है ना. कोई दिल्ली से गुड़गांव थोड़ा ना जा रहे हैं कि सुबह गए चले गए शाम को घर आके सो गए. क्या आप यूएसए के लिए अप डाउन कर सकते हैं? चलो चलो बस में चढ़ जाओ, यूएसए यूएसए यूएसए, आने जाने की टिकट एक बार में कटा लो. वैसे एक टिकट 50 की 80 में आने जाने की, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों. इट इज वे टू फार फॉर अस टू ट्रैवल ऑन अ डेली बेसिस. नहीं, हमें तो रोटी मम्मी के हाथ की आती है, राठी जी क्या करें, वापस ही आएंगे, नहीं कर सकते ना ऐसा. अब जब आप यूएसए जाते हो, लेट्स से यू आर लीविंग फॉर यूएसए ऑन द 1st of December 2024, तो उससे पहले तो आप हिंदुस्तान में ही थे. And because you were in India only from the 1st of April 2024 till the 30th of November 2024, आपने हिंदुस्तान में काम किया. आपने 8 महीने you were in India, 8 months you were in India, और 4 महीने आप यूएसए में रहे. अब आप जब फ्लाइट चढ़ने वाले थे, उज्जवल भाई फ्लाइट चढ़ने वाला था, तो वहां मोदी जी मिले. जी आप हमें गुड बाय करने आए हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें गुड बाय करने आए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा. कह रहे हैं अपना देश छोड़कर जा रहे हो दूसरे देश में काम करने के लिए, नारायक. हम मोदी जी क्या करें, वहां बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थी, तो अब जा रहे हैं, जल्दी आएंगे वापस. हमारा मन दिल जान जिगर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है. कह रहे वो दिखता है, बहुत लोग जाते हैं कभी लौट कर नहीं आते हैं. तो आप मोदी जी आशीर्वाद दीजिए. आशीर्वाद लेने के लिए वो बंदा नीचे झुका, मोदी जी उसी के ऊपर बैठ गए.
अब मोदी जी कह रहे क्या कर रहे हैं, वो नीचे ऐसे झुका हुआ है, मोदी जी उसके कंधे पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, कह रहे हैं हिंदुस्तान में 8 महीने काम किया है, 8 महीने की कमाई पर, 8 महीने की कमाई पर तुम्हें हिंदुस्तान में टैक्स देकर जाना होगा। अब वो जोर जोर से हंसने लगा, वो जोर जोर से हंसने लगा। मोदी जी, यू एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर, जाते जाते भी आप मस्ती नहीं छोड़ते हैं। क्या मैंने क्या मस्ती करी? अरे मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधान हैं और उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। अभी तो मेरा साल भी खत्म नहीं हुआ, कैसे टैक्सेबिलिटी होगी? व्हाई शुड दैट अमाउंट बी टैक्स इन दिस ईयर? तो मोदी जी ने क्या कहा होगा, तुम्हारा कोई इंटेंशन है लौट कर आने का? नो। और ये कैसे पता चलेगा कि इंटेंशन है या नहीं है? डिपेंडिंग अपॉन द वीजा दैट यू आर गोइंग इनटू। आप कौन से वीजा से जा रहे हैं? तो असेसमेंट ऑफ पर्संस लिविंग इंडिया विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्न टू इंडिया, आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप वापस आएंगे, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, व्हाट इज गोना हैपन? क्या होने वाला है दोस्तों? सरकार ने कहा क्योंकि यू डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू इंडिया इन द असेसमेंट ईयर, तो देयर इज नो श्योरिटी कि हमें कोई टैक्स मिलेगा। इन दैट सिनेरियो वी विल चार्ज द टैक्स लायबिलिटी इन द करंट ईयर इटसेल्फ, वी विल नॉट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर टू कम, बिकॉज देयर माइट बी लॉस ऑफ रेवेन्यू। हमें सरकार को नुकसान हो जाएगा अगर हमने अगले साल तक का इंतजार किया। तो टैक्स ऑन इनकम अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर, जब तक आपकी इनकम थी डिपार्चर तक, उस पर चार्ज किया जाएगा टैक्स, एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट गाइस, थर्ड सिनेरियो, income of body is formed for short period, income of body is formed for short period, या फिर पर्टिकुलर इवेंट, जैसे कि जॉइंट वेंचर होते हैं। जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए और बनाए जाते हैं। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। मेंबर्स ऑफ जॉइंट वेंचर डिवाइड द प्रॉफिट, डिवाइड द अमाउंट बिटवीन देमसेल्व्स एंड देन दे वैनिश, वो दूसरे काम में लग जाते हैं। तो क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की अगले साल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी, सरकार के अगले साल तक का वेट करेगी? द आंसर इज नो। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं गाइस, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट पीरियड या पर्टिकुलर इवेंट, where income of period for which such body was formed shall be charged to tax in the same year in which it is earned. सरकार असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेगी इन दिस सिनेरियो। सरकार कहते हैं भाई अगले साल तक का वेट किया तो हो सकता है हमें टैक्स ही ना मिले, और क्योंकि हमें टैक्स नहीं मिलेगा, हम नहीं वेट करें, इसी साल आपको देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे दिस ईयर ओनली। नेक्स्ट, assessment of persons likely to transfer property to avoid tax। अब दोस्तों कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल जो उज्जवल वाला था, उज्जवल तो यहां से टैक्स देकर गया, उज्जवल बड़ा मेहनती, यूएस पहुंचा, 5-7 साल वहां काम करे, खूब अच्छी पोस्ट पर आ गया। वहां उज्जवल को एक बंदी भी पसंद आ गई। हाँ, ये कहना लॉजिकल है कि उज्जवल को बंदी पसंद आ गई। बंदी को उज्जवल पसंद आया ये अपन मान लेते हैं, ओनली डीम्ड, ठीक है ना। उज्जवल को पसंद आना ठीक है, बंदी को पसंद आया कि नहीं आया? अब उज्जवल ने उसे प्रपोज किया। अब बंदी को भी ना दिखता नहीं था ढंग से, थोड़ी सी काणी थी, मतलब स्क्विंट था उसको, वो सीधा देखती थी लेकिन नजर उधर जाती थी। उसने भी हाँ बोल दिया, उसने भी हाँ बोल दिया दोस्तों। हाँ जी, अब उज्जवल ने कहा भाई अपने घर वालों को तो बताना पड़ेगा, भाई शादी करने चाहता हूं मैं तुमसे। तो घर वालों को ये फोन करता है ऐसे पापा को, पापा वो आपसे ना कुछ बात करनी थी। 25 साल में आज तक इसने ऐसे फोन पे नहीं बोला, भाई डर लगने लगा पापा को। पापा कहते हैं क्या सब सही है ना तेरी तबीयत पानी? हाँ हाँ पापा सब ठीक है। वो ऐसी बात थी, वो मम्मी है क्या पास में? कह रहा है तू बता रहा है मेरे को या यहीं से पिटाई करूं मैं? है उठाऊं चप्पल? पापा अब मैं आपसे क्या बोलूं पापा, बड़ी शर्म आ रही है पापा। पापा अच्छा सुन, मैं फोन ना, पापा कहता है मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ, मम्मी भी तेरी पास वही है। अब बोल दियो। तो फोन स्पीकर पे कर दिया अंकल जी ने। अब पापा मम्मी वो ना ऐसी बात थी कि मुझे ना कोई पसंद है।
मम्मी पापा कहते हैं बेटा अपन जात धर्म में नहीं मानते हैं, जात पात में हम नहीं मानते हैं, लेकिन लड़की है ना बेटा, बस तू इतना कंफर्म कर दे, बाकी हमारी तरफ से हाँ है। अरे पापा कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स लड़के, बस तू तू तो बेटा अपने खून, अपने चाकू काट खून से और लगा दे सिंदूर, लगा दे, चढ़ा दे। हाँ जी। तो इन दैट केस मम्मी पापा भी मान गए, मम्मी पापा बड़े कोऑपरेटिव थे, मम्मी पापा भी मान गए। नाउ इसने बोला कि मम्मी पापा आप देखो यार, मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, अच्छी खासी मेरी जॉब है, और जो मेरी होने वाली स्पाउस है वो भी अर्निंग है, आप लोग अकेले हिंदुस्तान में क्या करोगे? आप लोग भी मेरे पास आ जाओ, देखो आपने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो आप हिंदुस्तान में जी चुके हो, नए देश में नहीं जिंदगी जियो, तो आप लोग भी आ जाते तो बढ़िया होता। हाँ जी गाइस, अब मेरे को बताइए इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस क्या होगा? सरकार ने कहा अब अंकल ने, मतलब पापा जी ने मम्मी से कहा यार देखो बेटा ऐसे बुला रहा है, चले क्या? तो मम्मी भी कहाँ बेटे से दूर रह पाती है, मम्मी ने कहा चलो चलो नेकी और पूछ पूछ वहां पे बहू के साथ रहेंगे, फटाफट उज्जवल हमें पोता दे देगा, तो अपन पोते के साथ खेलते रहेंगे। हाँ जी। उज्जवल भाई के मन में लड्डू फूट रहे हैं अभी, एक तो गोरी छोरी, ऊपर से फटफट बच्चा, उसको भाई को कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ जी, अब इधर ध्यान से देखिए, अब इधर ध्यान से सुनिए। अब ये पैकिंग कर रहे थे, ये अंकल आंटी पैकिंग कर रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान का घर बेच दिया भाई, क्योंकि हिंदुस्तान से परमानेंटली जा रहे हैं, ज्वेलरी वेलरी जितनी जरूरत थी वो रख ली, बाकी बेच दी। अब मोदी जी आए घर पर, मोदी जी आए घर पर, ओहो, फाइनल पैकिंग गोइंग ऑन वाजपेयी साहब। हाँ जी। तो अंकल कहते हैं हाँ जी बस वो बेटे के पास जा रहे हैं, आपको तो बताइए। ओ, इतने में अंदर से मम्मी आई, मम्मी आके मोदी जी, अरे मैं लड्डू बना के ला रही हूँ, लड्डू बनाए मैंने अपने बेटे के लिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भी हम छोटा लड्डू, आधा लड्डू देंगे। तो आंटी लेकर आई लड्डू, मस्त बढ़िया आटे का लड्डू, मोदी जी ने मुंह में रखा, ओ मुंह में डालते घुल गया, बिल्कुल घुल गया। बहुत ही शानदार लड्डू, मतलब बहू इतनी खुश हो जाएगी कि ऐसा ना हो बहू जाकर आपसे बोले कि इनको, उज्जवल को तो हिंदुस्तान भेज दो, आप यहीं रह जाओ, मम्मी जी लड्डू बनाओ, ऐसे ना करे बहू। इसी दिन के लिए तो जीते हैं हम, हमारे बच्चे हमसे हक से बोल सके मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो। अब सही बात है कि नहीं है? अब मोदी जी ने कहा देखिए, अब आप हिंदुस्तान से जा रहे हैं और आपने, तो हिंदुस्तान में वो टैक्स देते हुए जाइएगा। अंकल के हाथ में अटैची थी, वहीं छूट गई, डायरेक्ट मोदी जी के पैर पे, मोदी जी क्या कर रहे हो अंकल? हैं? आपने क्या बोला? टैक्स? कौन सा टैक्स? अब इधर ध्यान से सुनिएगा, अब इधर ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी ने कहा देखिए, आप हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेच के जा रहे हैं, और क्या श्योरिटी है कि अगले साल आप वापस आएंगे, क्योंकि आप जो हिंदुस्तान से छोड़कर जा रहे हैं वो डिपेंडेंट वीजा पर जा रहे हैं, so there is no surety that you will come back to India in the next year, and because there is no such surety, it is better be safe than sorry। तो आपको यहाँ टैक्स देकर जाना पड़ेगा, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो हम आपको जाने ना देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ जी क्या इसके सरकार ने, मोदी जी ने कि अंकल से टैक्स लिया। हाँ जी, because the government is of the opinion, is of the view that they might not be able to collect tax on the property that has been sold in this year, in the assessment year, then in that case they will be charging tax in the current year itself। तो असेसमेंट ऑफ पर्सन, तो क्या अंकल को, पापा जी को उज्जवल के टैक्स देकर जाना पड़ेगा? असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, लेकिन इसमें असेसिंग ऑफिसर को ये प्रूव करना पड़ता है कि यहां पर टैक्स चोरी हो सकती है। पेट दर्द होने लगा हंस हंस के। चलो, दैट इज गुड टू सी। assessment of persons likely to transfer property to avoid tax, where assessing officer is of the opinion that assessee will transfer his property to avoid tax, or there can be an evasion of tax liability because the assessee is traveling outside India, then income of such person shall be charged to tax in the same year in which
the property is transferred. Where assessing officer is of the opinion that assessee will transfer his property to avoid tax, then income of such person shall be charged to tax in the same year in which the property is transferred. तो पापा जी को फ्लाइट में बैठने से पहले, हिंदुस्तान छोड़ने से पहले क्या दोस्तों टैक्स देकर जाना पड़ेगा? हाँ जी, टैक्स देकर जाना पड़ेगा ऑन द प्रॉपर्टी दैट ही सोल्ड. प्रॉपर्टी बेचने पर कोई मुनाफा हुआ, उस मुनाफे पर टैक्स. ज्वेलरी बेचने पर कुछ मुनाफा हुआ, उस मुनाफे पर टैक्स. हिंदुस्तान में कुछ शेयर्स वगैरह खरीद रखे थे, उनको बेचा, उनको बेचने पर जो मुनाफा हुआ उस पर टैक्स. ऑलराइट. एंड लास्ट, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस. नाम में ही है दोस्तों डिसकंटिन्यूड, मतलब एक बिजनेस बंद हो रहा है. हाँ जी गाइस, अब मेरे को बताइए दोस्तों, अगर एक बिजनेस बंद हो रहा है दोस्तों, इट इज नॉट एज इफ द इन बिजनेस में कोई कमाई नहीं थी. इट इज जस्ट दैट कि भाई लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं, मैं, उज्जवल और निकिता. हम तीनों ने मिलकर कोचिंग सेंटर खोला. मैं टैक्स पढ़ाता था, निकिता अकाउंट्स पढ़ाती थी, उज्जवल लॉ पढ़ाता था. अब इन दैट सिनेरियो हम तीनों ने पढ़ाना चालू किया, खूब सारे बच्चे के भी इकट्ठे हुए, फीस भी बहुत आई. लेकिन उसमें उज्जवल ना क्लास में कभी लेट आता था, ऊपर से तंबाकू खाता था, तंबाकू. अब बोलते हुए आधे बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रोविजन बोल रहे हैं. कोई बच्चा है पेज नंबर 12 पे, कोई 14 पर, कोई 15 पर, क्योंकि भाई ने जर्दा खा रखा है. अब मैं उज्जवल से कहता हूं, उज्जवल भाई दिस इज नॉट हाउ इट विल बी डन यार. नहीं ऐसे कैसे? अरे राठी जी, बच्चे हमारी वजह से आए हैं क्लास में, खाना नहीं तो रुके. तो मैंने क्या कर रहे हो? राठी जी से थूकना बोलते हैं. अरे ये तो पता है थूकना बोलते हैं, लेकिन ये कोई थूकने की जगह है? राठी जी थूक रहे हैं. अब मैंने कहा देखो भैया, ऐसे काम चलेगा, देखो अच्छा नहीं लगता बच्चों के सामने. यू हैव टू एक्ट प्रोफेशनल. अच्छा, आप बताएंगे कि आई हैव टू एक्ट प्रोफेशनल? मेरी वजह से बच्चे आए, मेरी वजह से. मैंने कहा आपकी वजह से आए नहीं, आपकी वजह से जा रहे हैं. अरे कुछ तो कर रहे हैं मेरी वजह से. आप क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से तो सिर्फ बैठे रहते. अरे बैठाना ही काम है मेरा, और बैठा कर अच्छा पढ़ाता हूं तो ही फीस देते हैं. हाँ जी. निकिता भी आके कहते हैं यस आई स्टैंड विद श्रेयसर. कम ऑन यार, उज्जवल भाई कह रहे हैं निकिता जी भाई मत बोलिए, मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी छोड़ दूंगा, लेकिन भाई तो मत बोलिए. हम हमारे बीच में लड़ाई होने लगी. अब हमारे बीच में लड़ाई होने लगी दोस्तों, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से. हाँ जी. तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस क्या हुआ दोस्तों? बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया गया. अब मेरे को बताइए गाइस, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तो उसका अगले साल कोई एग्जिस्टेंस होगा? द आंसर इज नो. तो असेसिंग ऑफिसर आ गए. असेसिंग ऑफिसर आते हैं तो उज्जवल भाई कहता है अरे शटर गिर रहा है, अभी एडमिशन नहीं होगा. कहते हैं ओ तंबाकू वाली भैया साइड हटिए, हम यहां पर टैक्स लेने आए हैं. क्यों? क्योंकि अगले साल आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस इंस्टीट्यूट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो वी विल बी चार्जिंग टैक्स ऑन द इनकम दैट यू हैव अर्न्ड इन दिस ईयर. हाउएवर लास्ट वाले ऑप्शन में, लास्ट वाले सिनेरियो में, द गवर्नमेंट हैज गिवन द ऑप्शन, जहां पर सरकार ने बोला कि इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस में असेसिंग ऑफिसर चाहे तो एट हिज डिस्क्रिशन, वेयर ही बिलीव्स एंड ही हैज रीजन टू होल्ड द टैक्सेबिलिटी टिल द असेसमेंट ईयर, कि भाई हम अगर हम असेसमेंट ईयर तक भी वेट करते हैं तो हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी की चोरी नहीं होगी, तो वो चाहे तो असेसमेंट ईयर तक वेट कर सकता है. ऑलराइट गाइस. तो इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, income up to the date of discontinuance shall be taxable in the same year. However, the assessing officer may at his discretion charge income of a discontinued business in the assessment year also. लेकिन वो कब ऐसा करेगा? कब वो आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं करेगा? जब उसे लगता है कि असेसमेंट ईयर में उसकी कोई टैक्स की चोरी नहीं होगी, where he has reasons to believe that there will be no evasion of tax liability, या फिर उसे ऐसा लगता है कि बिजनेस तो लॉस में था, अब लॉस पे कोई टैक्स थोड़े ना लिया जाता है. तो सरकार वाले फिर
जल्दबाजी नहीं दिखाते, जल्दबाजी नहीं दिखाते। एवरीवन, मजा आया गाइस इन पांचों पॉइंट्स को समझने के लिए? मजा आया? मैं रिवाइज करवा देता हूं केसेस गाइस एंड देन विल डू द क्वेश्चन। केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर, जहां पर सरकार को ऐसा लगता है कि असेसमेंट ईयर तक का वेट किया तो दोस्तों टैक्स लायबिलिटी ना मिले, हो सकता है टैक्स लायबिलिटी ना मिले। तो सबसे पहला इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, जहां पे 7.5% ऑफ द फ्रेट, भाड़ा जितना है उसका 7.5% आपकी क्या मान ली जाएगी, आपकी इनकम मान ली जाएगी, और उस इनकम पर टैक्स लायबिलिटी निकाला जाएगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ पर्संस विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्न टू इंडिया। आप भारत देश छोड़कर जा रहे हो, लेकिन आप एज ए टूरिस्ट छोड़कर नहीं जा रहे हो, टूरिस्ट नहीं हो कि दूसरे देश गए घूमकर वापस आ जाओगे। यू आर लीविंग इंडिया, आप भारत देश छोड़कर जा रहे हो जहां आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप वापस लौट कर आओगे। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट पीरियड या पर्टिकुलर इवेंट, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट पीरियड पर्टिकुलर इवेंट, जैसे कि जॉइंट वेंचर। तो इन दैट सिनेरियो सरकार ने कहा कि एग्जिस्टेंस अगले साल तक का नहीं है, देयर विल बी नो टैक्स लायबिलिटी, मतलब देयर कैन बी इवेजन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड देयरफॉर विल चार्ज टैक्स इन द करंट ईयर। नेक्स्ट, assessment of person likely to transfer property to avoid tax, अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो आता है where assessing officer is of the opinion that property has been transferred and there can be evasion of capital gains tax liability, तो सरकार ने काम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर देंगे। लास्ट, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है देन इनकम विल बी चार्ज इन द सेम ईयर इन विच द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड। ओके, हाउएवर लास्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन है, लास्ट वाले सिनेरियो में ऑप्शन है कि असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा सरकार का, तो उसे वो असेसमेंट ईयर में भी टैक्सेबल कर सकता है। आ जाओ भाई। In which of the following cases income of person is not taxed in the same year? Assessment of person leaving India, tax. Assessment of person likely to transfer property to evade tax liability, tax. An association of person formed for particular task, tax. And D point, income of resident from shipping business. आंसर, हाँ, कौन से वाला केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है? इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। यहां पर है रेसिडेंट, तो रेसिडेंट का प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं करेंगे, रेसिडेंट का प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में ही टैक्सेबल करेंगे। लिखिए गाइस, दीज आर द 5 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जहां पहले भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन चुका है। आप लोग जब क्वेश्चन बैंक करेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। करिए गाइस फटाफट, एवरीबॉडी डू इट, लिखिए। नीचे वाले केसेस लिखिए गाइस, नीचे वाले केसेस लिखिए फटाफट।
Done, guys. Everyone. चलिए जी guys. Let us have a quick recap of what we did into today's session, guys, and then you guys are free to ask me as many doubts as you want. सबसे पहले दोस्तों चलो अभी जो स्क्रीन पर है वही रिवाइज कर लेते हैं. 5 केसेस यहाँ. इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर. इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस wherein 7.5% ऑफ द फ्रेट विल बी कंसीडर्ड टू बी योर इनकम एंड देन आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी. Assessment of persons leaving India with no intention of return to India. Bodies formed for short period. Assessment of persons likely to transfer property to avoid tax. And last, income of a discontinued business. However, in the last case, the assessing officer has the option to make it taxable, assess it in the assessment year also, if he is of the opinion that there will be no evasion of tax liability. Moving on, guys, उसके बाद हम पहुंचे थे. आज हम लोगों ने किया प्रैक्टिकल पोर्शन में सरचार्ज जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने किया डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाला. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में पहले बोला गया कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, एचओएफ, एओपी अदर देन 3 बिलो और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो 10% सरचार्ज लगेगा. 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच में तो 15%. अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग 4 इनकम्स 111A, 112, 112 एंड डिविडेंड, अगर इन 4 इनकम को हटाकर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, देन द रेट ऑफ सरचार्ज will be 25% on the tax liability of that income, and the rate of surcharge being applicable on the tax liability on these 4 special incomes will be 15%. If you do not fall under the third category, the rate of surcharge will be 15%. लाइकवाइज टू डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, जो ओल्ड रिजाइम का भी है वो भी लाइकवाइज है, बस एक छोटा सा चेंज है. रिवाइज करते हैं. 50 लाख 1 करोड़ के बीच में सारी इनकम मिला के 10%, 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच में सारी इनकम मिला के 15%. अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A, 112 एंड 112A 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो 25%, बाकी 4 पर 15%. अगर बाकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% और उन 4 इनकम पर 15%. एंड इफ यू डू नॉट फॉल अंडर कैटेगरी 3 एंड 4, 15%. सरचार्ज फॉर एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स 10% सरचार्ज अगर इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%. That's it. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो अभी प्राइमा फेसी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आपको खुद करना है. इसका आंसर ग्रुप में शेयर नहीं करना है. फिर इसी क्वेश्चन को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से करना है और वो आपको मेरे साथ ग्रुप में शेयर करना होगा. ऑलराइट गाइस, चलिए जी. आई होप यू गाइस एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन गाइस. आई हैव एंजॉयड थॉरली एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गाइस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू टू क्रैक आउट दिस एग्जामिनेशन. ओके, तो मस्ती करते हुए पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने दोस्तों को एक जेन्युइन एडवाइस दीजिए कि मैं आपके लिए कैसे सब्जेक्ट डिलीवर करता हूं, अगर कोई दोस्त आपसे पूछता है. एंड लेट दिस फैमिली ग्रो एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच. मिलते हैं जल्द ही विद द नेक्स्ट सेशन. फिर वही एक थ्योरेटिकल पोर्शन, एक प्रैक्टिकल पोर्शन, एंड धीरे धीरे करके आई थिंक 1 2 3 4 सेशंस में वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर 1. 4 मोर सेशंस. ओके, चलो जी गाइस, बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर. अपना ध्यान रखना.